हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर। शाम का वक्त था। महक की बात सुनकर मृत्युंजय उसे घूर कर देखते हुए बोला, मेरी आंखें बिल्कुल सही सलामत है और मैं वही कहा जो मैंने सुना था। मृत्युंजय की बात पर महक अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोली, आपको पता है आप किसके बारे में बात कर रहे हो? दीपा अभी महज 7 साल की है और वैदिक 15 साल का बच्चा है। उन दोनों के प्यार के बारे में बात कर रहे हो आप? हाँ, तुम्हें क्या लगता है 15 साल में प्यार नहीं होता? मृत्युंजय ने आंखें छोटी करते हुए कहा, जिसे सुन महक एक अपना सर नहीं में हिलाकर बोली, मुझे नहीं लगता दीपा को ऐसा कुछ महसूस होता है और आप उन दोनों की दोस्ती को गलत नाम दे रहे हो। महक की बात पर मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, मुझे समझ में आ गया कि तुम मेरा प्यार क्यों नहीं समझ पाई, क्योंकि तुम रोमांटिक हो ही नहीं। तुम्हें प्यार कभी हुआ ही नहीं, पता नहीं था। और जब तुम इस उम्र में प्यार का मतलब नहीं समझ पा रही हो तो बचपन में क्या घंटा समझती। महक मृत्युंजय की बात सुन हैरान होते हुए बोली, मैं समझती हूँ आपके प्यार को। जिसे सुनकर मृत्युंजय अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोला, अच्छा तुम मेरे प्यार को समझती हो, तो बचपन में हम साथ में घूमते थे तब तुम्हें रियलाइज नहीं हुआ था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? मृत्युंजय के सवाल को सुनकर महक छोटा सा मुंह बनाते हुए बोली, मैं सिर्फ 4 साल की थी। 4 साल में बच्चे को सिर्फ क्या पता होता है स्कूल में क्या होमवर्क मिला और पेरेंट्स के साथ कहाँ घूमने जाना है वीकेंड पर। आपकी तरह आशिकी नहीं झाड़ते बच्चे। हाँ, मैं तो दिलफेक आशिक था ना, रोड साइड रोमियो की तरह तुम्हारे पीछे घूमता रहता था और तुम मुझे लॉफर समझती थी, है ना? मृत्युंजय ने गाड़ी रोकते हुए जिसे देखकर महक नाराजगी से बोली, अब आप झगड़ा करने के लिए गाड़ी रोक रहे हो? हम घर पहुँच चुके हैं इसलिए मैं गाड़ी रोक रहा हूँ। तुम्हारे साथ झगड़ा करने के लिए मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। मृत्युंजय ने उसकी गोद से एकांश को लेते हुए कहा, जिसे सुनकर महक अपना मुंह बन गया और मृत्युंजय एक हाथ में एकांश को पकड़े दूसरे हाथ से गाड़ी का दरवाजा खोल बैक सीट से उसका बैग निकाल अंदर जाते हुए बोला, आई लिव गॉट ए वेरी अनरोमांटिक वाइफ। ये कहकर मृत्युंजय एकांश को अपनी गोद में उठाए अंदर की तरफ चला गया और महक मुंह बनाते हुए उसके पीछे चली। महक जब लिविंग हॉल में पहुंची तब देखा सभी लोग अपने अपने काम से घर आ चुके थे और फ्रेश होकर शाम की चाय पी रहे थे। जब वैशाली चाय पीते हुए महक के चेहरे को देख कर बोली, आपको क्या हुआ? हमने अक्सर नोटिस किया बरका भैया जब भी आपको लेने जाते हैं ना, आपका चेहरा उतरा हुआ रहता है। वैशाली की बात सुन जाते हुए मृत्युंजय के कदम रुक गए। वो उसकी तरफ घूर कर देखते हुए बोला, मैं उसका इकलौता पति हूँ और मैं उसका मूड खराब नहीं करता, वो खुद अपना मूड खराब करती है। जिसे सुनकर वैशाली अपना सिर हिलाते हुए बोली, काहे नहीं? अब जब आपके जैसा कड़वे जुबान वाला खूबसूरत पति मिले, मूड तो वैसे भी खराब हो जाएगा। शक्ल से कुछ नहीं होता ना, अकल और जुबान भी अवसर देती है अपनी। वैशाली के जवाब पर मृत्युंजय अमृत की तरफ घूरते हुए बोला, अपनी बीवी को संभाल कर रखो, बहुत ज़्यादा बोलती है। मृत्युंजय की झिड़क भरी आवाज़ को सुन अमृत वैशाली की तरफ देखने लगा, जिसे देख वैशाली आंखें चढ़ाते हुए बोली, क्या इसे काहे देख रहे हो? तभी वहां पर सुधांशु और दीप चले आए। उन दोनों को देखकर मृत्युंजय की भवें तन गई, जिसे देखकर सुधांशु अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोला, गुड इवनिंग जीजू। गुड इवनिंग, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मृत्युंजय ने ग्रीट करते हुए सवाल किया, जिसके जवाब में दीप आगे आकर बोला, कल ज्योति की गोद भराई है, मैं बस इसलिए पूरी फैमिली को इनवाइट करने आया था। जब मृत्युंजय की गोद में सो रहा एकांश सुधांशु को देखकर हुकारने लगा। ये देखकर मृत्युंजय की आंखें छोटी हो गई और वो एकांश को घूरते हुए बोला, ये क्या है? फिर महक से बोला, ये क्या है? जिस पर सुधांशु मृत्युंजय के पास आकर उसकी गोद से एकांश को ले उसके माथे पर चूमने के बाद मृत्युंजय से बोला, बस ये है जीजू कि आपके बड़े बेटे का तो नहीं पता, लेकिन छोटा बेटा मुझ में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। सुधांशु के बाद पर मृत्युंजय जलते हुए महक से बोला, महक मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरे दोनों साले एक से बढ़कर एक है और मुझे अच्छे से पता है अगर मेरे बच्चे इन दोनों के छत्रछाया में रहे ना तो मुझे भूल जाएंगे, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मृत्युंजय की बात पर सुधांशु और दीप एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए और महक अजीब नज़रों से मृत्युंजय को देखते हुए बोली, मेरे भाई अच्छे हैं और आप इस तरीके से उनकी बुराई नहीं कर सकते। तभी बाहर से वैदिक, दीपांजलि और शिवांश अंदर चले आए। उन तीनों को एक साथ देखकर मृत्युंजय कुछ पल चुप रहकर दीपांजलि से बोला, दीपा तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? मृत्युंजय के सवाल सुन दीपांजलि शिवांश के हाथ में अपनी बाहें डालते हुए बोली, शिव मेरा बेस्ट फ्रेंड है फूफू। जिसे सुनकर मृत्युंजय वैदिक को देखने लगा जो दीपांजलि को घूर रहा था। जिसे देखकर मृत्युंजय दीपांजलि को वैदिक की तरफ इशारा करते हुए बोला, और वैदिक कौन है? जिसके जवाब में दीपांजलि मुंह बनाते हुए बोली, ये तो बड़े क्लास में चला गया है, इसलिए अपने क्लासमेट्स के साथ मस्ती करता रहता है और मुझे जूनियर कहकर ऑर्डर देता है।
दीपांजलि की शिकायत को सुनकर वैदिक अपने दांत पीसते हुए बोला, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ इसलिए कोई और तुम्हें परेशान नहीं करता, ये नहीं बता रही हो किसी को। जिसे सुनकर दीपांजलि अपना सर हिलाते हुए मृत्युंजय से बोली, हाँ ये बात भी सही है, ये मेरे साथ रहता है ना तो कोई मुझे परेशान नहीं करता, ये मुझे प्रोटेक्ट करता है। मृत्युंजय के सवाल को बट को बढ़ाकर देखकर सुधांशु बोला, अचानक इतने सारे सवाल क्यों? सुधांशु के बाद सुन मृत्युंजय उसे घूर कर नहीं बताऊंगा। फिर शिवांश की तरफ देखते हुए बोला, शिव मुझे तुमसे बात करनी है, चलो। मृत्युंजय की बात पर शिवांश अपना सिर हिला उसकी तरफ चला आया। तब महक उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, कल भी आप लोग स्टडी रूम में गए थे, क्या बात हुई थी मुझे नहीं बताया? जिसे सुन मृत्युंजय महक के पास आकर उसे शिवांश के हाथ को छुड़ाते हुए बोला, ये मेरे और मेरे बेटे की पर्सनल बातें हैं, तुम्हें क्यों पता है? तुम अपने भाई से बात करो, वो अच्छा है ना। ये कहकर मृत्युंजय शिवांश को अपनी गोद में उठाकर कमरे की तरफ ले गए। मृत्युंजय के अजीब से बिहेवियर को देखते हुए सुधांशु महक से बोला, बात क्या है दीदी? क्या? एकांश ने फिर से आवाज़ निकाली, जिसे सुनकर सभी हैरान हो रह गए, लेकिन महक बिल्कुल नॉर्मल थी। तो एकांश के गाल को छूते हुए बोली, क्या हुआ अंश, भूख लगी है आपको? एकांश सुधांशु को घूरने लगा, जिसे देख सुधांशु अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोला, अपने पापा की तरह बंद करो। ये सुनकर एकांश महक को देखने लगा और अचानक मुस्कुराने लगा। उसे मुस्कुराने से उसके गालों पर डिम्पल बना रहे थे, जो कि उसे बहुत क्यूट बना रहा था। आखिर में सुधांशु एकांश को महक की गोद में देते हुए बोला, शाम हो गई है दीदी, मैं घर जा रहा हूँ, हम बस आप लोगों को इनवाइट करने आए थे, आप सभी लोग को कल पंचोली हाउस आना है। सुधांशु के बाद से महक दीप की तरफ देखते हुए बोली, भैया क्या मामा नाना नानी भी आ रहे हैं? जिसके जवाब में दीप अपना सर हिलाते हुए सभी आ रहे हैं। जिसे सुनकर महक खुश हो गई और दीप दीपांजलि को लेकर सुधांशु के साथ वहां से घर के लिए निकल गया। उन लोगों के जाने के बाद वैशाली महक की तरफ देखते हुए बोली, दीदी आपके परिवार में कौन कौन है? वैशाली के सवाल पर महक कुछ पल सोच कर बोली, मैं उस टाइम पर छोटी थी इसलिए मुझे ज़्यादा याद नहीं, नाना नानी और मेरी मौसी है और मामा जी मेरे माँ सबसे बड़ी है। जिसे सुनकर शोभित महक की तरफ देखते हुए बोला, यू मीन तुम्हारा ननिहाल भी बड़ा है? जिसके जवाब में महक अपना सर हिलाते हुए बोली, हाँ लेकिन वो सब यहाँ नहीं रहते, फॉरेन में रहते हैं। जब अव्यक्त महक के पास आकर उसके पैरों को पकड़ते हुए बोला, मम्मा। महक एक हाथ में कांच को पकड़े दूसरे हाथ से अव्यक्त के सर को सहलाते हुए बोली, आपने नाश्ता किया? जिसके जवाब में अव्यक्त समृद्धि की तरफ इशारा करते हुए बोला, समृद्धि फेंक दिया। अव्यक्त के इल्जाम पर समृद्धि दांत पीसते हुए बोली, झूठ। जिसे सुन अव्यक्त समृद्धि को मारने के लिए आगे बढ़ा। जब विकल्प समृद्धि को उठाते हुए अव्यक्त से बोला, चलो मैं तुम्हारे लिए न्यू कपड़े और टॉय लाया हूँ। इतना कहकर विकल्प अव्यक्त को भी उठाकर उन लोगों के प्ले रूम की तरफ ले गए, जिनके जाने के बाद सभी अपनी अपनी बातों में लग गए। इधर मृत्युंजय शिवांश के साथ चेयर्स खेल रहा था। दोनों काफ़ी सीरियस लग रहे थे। जब मृत्युंजय अपना दाव खेलते हुए बोला, चेक। मृत्युंजय के दाव पर शिवांश सारे गुलामों को देखने लगा और मृत्युंजय से बोला, आज तो काफ़ी अच्छा खेल रहे हो आप। जिसके जवाब में मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ क्योंकि आज मैं तुम्हारी मॉम से थोड़ी सी बहस करके आया हूँ। जिसे सुन शिवांश थोड़ा हैरान होते हुए बोला, क्यों? शिवांश के क्यों पर मृत्युंजय उसे देखते हुए बोला, जब मैं तुम्हारी एज के था तो मुझे तुम्हारे मॉम पसंद थी, तुम्हें भी कोई पसंद है? मृत्युंजय के अचानक सवाल को सुन शिवांश थोड़ा हड़बड़ा गया। जिसे देख मृत्युंजय आंखें चढ़ाते हुए बोला, तुम्हें कोई पसंद है? नहीं तो? शिवांश ने सीधा सा जवाब दिया। जिसे सुनकर मृत्युंजय गहरी सांस भर कर बोला, मतलब तुम भी अनरोमांटिक हो? मृत्युंजय की बात पर शिवांश मुंह बनाते हुए बोले, डैड मैं सिर्फ 11 साल का हूँ और मेरे रोमांटिक होने के बारे में मेरी पार्टनर को पता चलेगा, आपको नहीं। शिवांश की बात सुन मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, शो टेल मी, तुम लव मैरिज करोगे कि अरेंज मैरिज? जिसके जवाब में शिवांश कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, जो आप मेरे लिए चूज करोगे। शिवांश की बात सुन मृत्युंजय मुस्कुराते हुए उसके सर को सहला कर बोला, मतलब तुम अरेंज मैरिज करोगे? फिर रुककर उसकी तरफ देखते हुए बोला, और अगर किसी से प्यार हो गया तो? आपको बताऊंगा, फिर आप डिसाइड करना। जिसे सुन मृत्युंजय अपनी आंखें चुराते हुए बोला, मैं रिश्तों के मामले में थोड़ा कमज़ोर हूँ, और अगर मैंने मना कर दिया तो? मृत्युंजय की बात पर शिवांश हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, मैं मॉम से पूछ लूँगा और मॉम का ऑर्डर आपके लिए लास्ट ऑर्डर होता है, सो मॉम बेटर डिसीजन ले पाएगी। शिवांश की बात सुन मृत्युंजय मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हारी मॉम को होशियार मैंने बनाया है, तुम मेरे सामने होशियारी दिखा रहे हो?
जिसे सुनकर शिवांश हंसने लगा। जब बाहर से महक दरवाजे पर खटखटाते हुए बोली, शिव। महक की आवाज़ सुन शिवांश कुर्सी से खड़ा हो जाकर दरवाज़ा खोल दिया तो महक के हाथ में ब्लैक कॉफ़ी थी, जिसे वो शिवांश को देते हुए बोली, अपने डैड को दे दो। जिस पर शिवांश सर घुमाकर मृत्युंजय की तरफ देखने लगा, जो मुंह बनाकर बैठा हुआ था। जिसे देख शिवांश मुस्कुरा कर महक से बोला, आप खुद डैडी को दे दो, मैं अंश को पास जा रहा हूँ। इतना कहकर शिवांश स्टडी रूम से बाहर चला गया तो महक आकर मृत्युंजय के सामने कॉफ़ी रखते हुए बोली, कॉफ़ी। जिसे लेते हुए मृत्युंजय बोला, थैंक्स। जिसे सुन महक मृत्युंजय के गाल पर हाथ रखकर उसके चेहरे को ऊपर करते हुए बोली, मैं आपकी नज़र उतारूँ क्या? महक के अचानक सवाल पर मृत्युंजय अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोला, क्यों, तुम्हें लगता है मुझे किसी की नज़र लगी है? जिसे सुन महक अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, क्योंकि आप बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो। ये सुनकर मृत्युंजय का मुंह बन गया और वो चुपचाप अपना कॉफ़ी पीने लगा। जिसे देख महक मृत्युंजय को देखते हुए बोली, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, वो अपने फैसले खुद ले सकते हैं। बस ख्याल इस बात का रखना है कि हम अपने फैसले उन पर ना थोपें। महक के बात पर मृत्युंजय उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि मैं अपने फैसले दूसरे पर थोपता हूँ? मृत्युंजय के बात पर महक अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोली, नहीं मिस्टर सारंग। आह। ये कहते हुए महक करा उठी, क्योंकि मृत्युंजय ने बहुत कसकर उसके कमर को पकड़ा था और वो अपनी पकड़ महक के कमर पर मजबूत करते हुए दांत पीस कर बोला, मृत्युंजय, समझी मिस्टर सारंग कहकर फॉर्मेलिटी तुम नहीं निभा सकती, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, समझी? ये कहते हुए मृत्युंजय महक के कमर को छोड़ देता है। वही महक को भी मृत्युंजय को कमर के इस तरीके से पकड़ने पर गुस्सा आ गया था। वो चेयर्स टेबल को उठाकर फेंक देती है और गुस्से से स्टडी रूम से बाहर चली जाती है। मृत्युंजय घूर घूर कर जाते हुए महक को देखने के बाद मुंह बनाकर बोला, डायन कहीं की। इतना कहकर मृत्युंजय उन सभी सामानों को उठाने लगा। इधर नैनीताल उत्तराखंड अथर्व का घर। अक्षिता देर शाम को नींद से उठती है। उसके सर में पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन जब उसकी नींद खुली, खुद को एक ठंडा जगह पर महसूस कर वो इधर उधर देखने लगी। जब उसके कानों में एक आवाज़ आए, गुड इवनिंग। उस आवाज़ को सुन अक्षिता ने सामने देखा, जहाँ अथर्व बुक पढ़ते हुए पैर पर पैर डाले सोफे पर बैठा बुक पढ़ रहा था। जिसे देखते हुए अक्षिता एकदम से बिस्तर से उतरने लगी। जब उसे अपने सर में फिर दर्द हुआ, अक्षिता के एफर्ट्स को देखकर अथर्व से हाथ के इशारे से बैठे रहने के लिए कहते हुए बोला, बैठी रहो, तुम्हें कमजोरी है। जिसे सुनकर अक्षिता अपने दांत पीसते हुए बोली, क्यों, मेरा सारा खून तुम चूस गए क्या? अक्षिता के गुस्से भरी आवाज़ को सुनकर अथर्व एक गहरी सांस भरकर बोला, कल रात तुम्हारे सामने सारी सच्चाई आ चुकी है ना, तो तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? क्योंकि मुझे लड़कीबाज लोग बिल्कुल नहीं पसंद। अक्षिता ने सीधा सा जवाब। जिसे सुनकर अथर्व अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुमने मुझे कब देखा है किसी लड़की के साथ? जब मैं तुमसे मिलने तुम्हारे ऑफिस आई थी, तुम अपनी सेक्रेटरी के साथ ही मुँह मार रहे थे। अक्षिता ने अपने दांत पीसते हुए नफरत से कहा। जिसे सुनकर अथर्व सरकास्टिक में वो हंसते हुए बोला, हाँ हाँ हाँ, मेरे ऑफिस, लेट मी टेल यू, ये बात 3 साल पहले की है ना, तो जब तुम्हारे साथ मेरा 1 नाइट स्टैंड हुआ था। मैं हैदराबाद में सिर्फ वहाँ पर 2 हफ्ते रुका था, वो भी तुम्हारे ढूंढ रहा था। इसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया था और तुम मुझे लड़कीबाज कह रही हो? अक्षिता अथर्व की बात पर बिस्तर से उतर उसकी तरफ आते हुए बोली, तुमने मुझे और अच्छा उदाहरण दे दिया, क्योंकि अब्रॉड से आने वाले लड़के बड़े बदतमीज, लड़कीबाज और घटिया किस्म का होते हैं। अक्षिता को तेवर को देखते हुए अथर्व एक गहरी सांस भरकर बोला, मैं इनोसेंट हूँ। वाओ, व्हाट ए परसेंट सरप्राइज, तुम इनोसेंट हो? तो मैं चालबाज हूँ ना, है ना? अक्षिता ने आंखें चढ़ाते, जिस पर अथर्व अपने हाथ ऊपर करते हुए, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अक्षिता अथर्व की बात पर अपना सर नहीं में हिलाकर बोली, तुम्हारे एक्सप्लेन करने से कुछ नहीं बदलने वाला है और मैं बदलना भी नहीं चाहती। बस मुझे अपने बेटे के साथ यहाँ से जाने दो और मुझे मुक्त करो। अक्षिता की जिद पर अथर्व अपने दांत पीसते हुए बोला, अक्षत मेरा बेटा है, तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ, लेकिन वो कहीं नहीं जाएगा। अथर्व की बात सुन अक्षिता गुस्से से उसे देखते हुए बोली, देखो अथर्व, मैंने उसे अकेले पाला है, अकेले जन्म दिया है मैंने उसे, और तुम अचानक यहाँ आकर मेरे बेटे को मुझसे दूर नहीं कर सकते। मैं उससे दूर नहीं करना चाहता। इनफैक्ट मैं एक हैप्पी फैमिली की तरह रहना चाहता हूँ। हम तीनों साथ रहेंगे, लेकिन वो तुम हो जो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हो। मैं क्यों सुन तुम्हारी बात, जब तुम्हें पता ही नहीं था कि
था कि मैं कौन हूँ, फिर भी तुमने मुझे किस किया और कहते हो कि तुम लड़कीबाज नहीं हो। कैसे यकीन करो। अक्षिता ने अपनी बात रखी, जिसे सुनकर अथर्व अपना सिर हिलाते हुए बोला, देखो पहले मेरी पूरी बात सुन लो, फिर भी अगर तुम्हें लगे कि मैं दोषी हूँ तो तुम जो फैसला लेना ये सुनकर अक्षिता अथर्व को घूरते हुए जाकर बिस्तर पर बैठ गए तो अथर्व ने कहना शुरू किया, हम जिस होटल में मिले थे उसी दिन मैं एक प्रोजेक्ट के चक्कर में ऑस्ट्रेलिया से वापस इंडिया आया था और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ हम वहाँ पर पार्टी कर रहे थे और मेरा दोस्त था अनिल, उसने मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था और बार बार मुझे लड़की के साथ हुकअप करने के लिए कह रहा था, बट मैंने मना किया। फिर भी लास्ट मोमेंट पर मुझे पता चला कि उसने मेरी ड्रिंक में मेडिसिन मिलाए थे डिजायर एक्टिवेट के। फिर क्या था, मैं बहुत ज़्यादा नशे में था तो मैं वहीं स्टे करने के लिए होटल रूम में चला गया और मुझे नहीं पता कि तुम वहाँ कैसे हैं और मैंने तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखा था। नेक्स्ट डे जब मेरी नींद खुली मैंने अपनी बॉडी देखकर जान ली थी कि एक्चुअल में हुआ क्या था। रात में मैंने होटल स्टाफ से पता लगाने की कोशिश की तो वो लड़की कौन है, बट मुझे कुछ भी पता नहीं चला। इस बात मेरे फ्रेंड के साथ मेरा झगड़ा हुआ था, फिर मेरा प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ और मैं वापस ऑस्ट्रेलिया चला गया, बस मुझे और कुछ नहीं पता। अथर्व की पूरी बात सुनकर अक्षिता अपना सर हिलाते हुए बोली, काफ़ी अच्छी कहानी बनाते हो तुम। अक्षिता के जवाब को सुनकर अथर्व उसे घूरते हुए बोला, यू डोंट ट्रस्ट मी, आई डोंट ट्रस्ट यू इवन। अक्षिता ने सवाल जवाब दिया। अक्षिता के जवाब पर अथर्व अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करते हुए बोला, अक्षिता मैं तुम्हें ढूंढ रहा था और जब मैं तुमसे मिला था मुझे तुम्हारी फ्रेगरेंस की खुशबू बिल्कुल वैसी लगी थी जिसके साथ मैं नाइट स्टैंड किया था, इसलिए मैंने तुम्हें किस किया। और बिलीव मी, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ जैसा तुम मुझे समझ रही हो। हाँ, मैं जानबूझकर बदतमीजी और अजीब हरकतें करता हूँ ताकि अपने फादर को एम्बरासमेंट महसूस करवा सकूं, बट आई एम नॉट ए गर्ल बॉय। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। जब ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा था तब मेरी क्लासमेट के साथ मेरे इंटीमेट सीन हुए थे, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अक्षिता अथर्व की पूरी बात सुन एक गहरी सांस भर कर बोली, तो तुम अभी क्या चाहते हो? लाइफ मेरे साथ ठहर कर रहना चाहते हो या जगह जगह मुंह मारना चाहते हो? अक्षिता की बात पर अथर्व आंखें चमक उठे और वो सोफे से उठते हुए, मिस तुम मेरे साथ रहने को तैयार हो? अथर्व की बात सुन अक्षिता अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोले, हाँ, लेकिन तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। तुम सिर्फ मेरे अक्षत के फादर हो, बट मेरे कुछ नहीं लगते। अक्षिता की बात पर अथर्व बड़ी बड़ी आंखें से उसे देखते हुए बोला, ऐसा थोड़ी ना होता है कि इंडिया है, यहाँ इंडियन कल्चर चलता है, हम बिना रिलेशन के अपने बच्चे को कैसे पालेंगे? अथर्व की बात सुन अक्षिता अपने दांत पीसते हुए बोली, ये इंडिया है, यहाँ वन नाइट स्टैंड नहीं होते। तुमने किया ना तो ये भी तुम्हें अपनाना होगा। बड़ा आया बेटे के साथ बीवी मुफ्त में चाहिए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।